बाहर महरम खान के साथ ही मौजूद थे। उनकी तरफ से भी गड़बड़ का इम्कान था, मगर मैं जानता था कि ऐसी कोई भी गड़बड़ उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तैमूर और ग्लोरिया उससे पहले ही उन्हें खाको खून में नहला देते। हाँ, मैं शाजिया को तो भूल ही रहा था। वो भी यकीनन मुसल्लह होगी और अगर कोई ऐसा मौका आ ही जाता तो वो किसी भी तौर ग्लोरिया से पीछे रहने की कोशिश न करती। महरम खान के साथियों ने बेयकीनी से अपने ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर सरदार को देखा। फिर वो एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वो तादाद में 6 थे और उनके चेहरों पर अजीब सी वहशत और बर्बरियत थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बाबा साईं से बोला, साईं ये क्या हो गया महरम खान को? बाबा साईं ने कहा, महरम खान अब मुझी पर गुर्राने लगा था। ये समझता था कि मैं इसका हर मुतालबा आंखें बंद करके पूरा करता रहूंगा। उसका आदमी झिझक कर बोला, मगर साईं, महरम खान की ये हालत किसने की है? बाबा साईं ने बारोब लहजे में पूछा, क्यों? क्या तू उससे महरम खान का इंतकाम लेना चाहता है? उस आदमी ने कहा, यह बात नहीं है साईं, मैं उस जवान के पैर छूना चाहता हूं जिसने महरम खान जैसे जबरदस्त आदमी की ये हालत बनाई। बाबा साईं ने कहा, तुझे वो आदमी नजर नहीं आया? उसने हैरत से कहा, महरम खान को शहर के इस जवान ने मारा है? नहीं साईं, मैं तो। बाबा साईं ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू भी आजमा ले। महरम खान ने ढेर सारा खून थूकने के बाद बमुश्किल तमाम कहा, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है जानू, मुझे अकेले को इन सब ने मिलकर मारा है। उसने टूटे फूटे अल्फाज में कहा और एक मर्तबा फिर खून थूका। इस मर्तबा उसके 2 दांत भी खून के साथ गिरते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे कोई पान खाने वाला पीक थूकता है तो छालिया के 2-4 दाने भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जानू ने बेयकीनी से कहा, इन सब ने मिलकर तुम्हें मारा? इन 2 शहरी लौंडों और नाजुक लड़कियों ने? महरम खान झल्लाकर बोला, मैंने कहा ना, इन लोगों ने मुझे धोखे से घेरा था। मैंने कहा, अगर ये इतना ही बड़ा सूरमा है तो सबके सामने मुझसे मुकाबला करे। मेरा कोई साथी दरमियान में दखल दे तो तुम उसे बेदरेग गोली मार देना। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। बाबा साईं ने कहा, हाँ, अगर तुम में से कोई बीच में आया तो उसे मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। उसके एक और साथी ने कहा, महरम खान जख्मी है जानू, इसे न जाने कितनी चोट आई है, अब तो ये इसे आसानी से मार लेंगे। मैंने बोलने वाले की तरफ देखा। वो महरम खान की तरह दराज कद और मजबूत जिस्म का आदमी था। चेहरे पर मूछें और दाढ़ी इतनी घनी थी कि उसकी आंखें और रुखसारों का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। सर पर अजरक की पगड़ी थी और जिस्म पर गहरे रंग का ढीला ढाला शलवार सूट था। वो शायद महरम खान का कोई बहुत खास आदमी था। महरम खान बिन्ना कर बोला, मैं कोई गली का आवारा कुत्ता नहीं हूं जो ये लोग मुझे मार लेंगे। मैं अब भी ऐसे 3 आदमियों को एक साथ मार सकता हूं। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, उस वक्त तो तेरा साथी दरमियान में आ गया था, अब तू कलमा पढ़ ले। ये कहकर उसने अचानक घूमकर मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और बरामदे की सीढ़ी से लुढ़क कर लॉन में जा गिरा। महरम खान बिजली की सी तेजी से मेरे सर पर पहुंच गया और मेरे सर पर अपने भारी जूते की भरपूर ठोकर मारना चाहिए, मगर मैं बर वक्त अपनी जगह से खिसक गया। नतीजे के तौर पर उसकी ठोकर मेरे सर की बजाय दाएं शाने पर लगी। एक लम्हे को तो दुनिया मेरी नजरों में अंधेरी हो गई। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सेरों वजनी पत्थर मेरे शाने पर दे मारा हो। महरम खान एक मर्तबा फिर मेरे सर पर पहुंच गया। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मेरे सर को निशाना बना ले ताकि मैं होश खो बैठूं। मेरी आंखों के आगे भी रंग बिरंगे दायरे नाच रहे थे, मगर मेरा जहन पूरी तरह बेदार था। उसने दोबारा मेरे सर पर लात मारने की कोशिश की तो मैंने जरा सा तिरछा होकर उसकी लात पकड़ ली। मुश्किल ये थी कि मेरा दायां बाजू उस वक्त तकरीबन मफलूज होकर रह गया था। फिर भी मैंने बाएं हाथ से उसकी टांग पिंडली के पास से पकड़ी और जोरदार झटका दिया। उसके साथ ही मैं फुर्ती से कलाबाजी खा गया, वरना वो 2.5 मन की लाश दोबारा मेरे ऊपर आ गिरती। मैं बरक रफ्तारी से उठ खड़ा हुआ। उसने जमीन पर पड़े पड़े मुझे दोबारा लात मारने की कोशिश की, मगर मैंने अब ये खेल खत्म करने का फैसला कर लिया था। मैंने पिंडली के पास से उसकी टांग मजबूती से पकड़ी और उसके घुटने पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। महरम खान बुरी तरह तड़पने लगा। मैं जानता था कि उसके घुटने की हड्डी टूट चुकी है और ये तमाम उम्र बेसाखी का सहारा लेकर चलेगा। मैंने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन से ऊपर उठाया और उसे दोबारा जमीन पर दे मारा। फर्श अगर पुख्ता होता तो उसकी खोपड़ी चटक जाती, मगर उस वक्त ये तमाशा बाबा साईं के लॉन में हो रहा था। महरम खान चंद लम्हे हाथ पैर पटखने के बाद साकित हो गया। उसी शख्स ने पूछा जो जानू से बहस कर रहा था, क्या ये मर गया? मैंने सफाक लहजे में कहा, ये मरा नहीं है, मगर अब ये तमाम उम्र अपनी एक टांग पर चलेगा और किसी को भी हसरत हो तो वो अपनी हसरत निकाल ले। मैंने महरम खान के साथियों को मुखातिब किया। फिर मेरी नजर घनी दाढ़ी वाले उस शख्स पर जा रुकी जो मुझे कीना तोज नजरों से घूर रहा था। मैंने कहा, मालूम होता है तुम्हें भी अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। मैंने आगे बढ़कर उसे गिरबान से पकड़कर खींच लिया। फिर कहा, निहत्ते और बेगुनाह शहरियों पर जुल्म करके तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा बहादुर समझते हो। उसने तल्ख लहजे में कहा, मेरा गिरबान छोड़ो।
मैंने उसके मुंह पर चटाक से एक थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा, आइंदा मुझसे बात करो तो अपना लहजा काबू में रखना। फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, अब इस जिंदा लाश को उठाओ और गाड़ी में डाल दो। मैंने महरम खान की तरफ इशारा किया। महरम खान मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा सख्त जान था। वो होश में आ चुका था। मेरी बात सुनकर वो अपने साथियों से बोला, अरे लानत है तुम लोगों पर, मेरे साथ रहकर तुम लोग दौलत से खेलते रहे हो और अब मुझ पर वक्त पड़ा है तो बुत बने खड़े हो। उसने अपने साथियों को इश्तियाल दिलाना चाहा। जानू ने कहा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, यह ताकत का मुकाबला था। हाँ, अगर ये लोग अपने वादे से फिरते तो मैं इन सबको भून कर रख देता। महरम खान बोला, मैं कई दिन से देख रहा हूं जानू कि तू खुद को मुझसे भी बरतर समझने लगा है। दूसरे लोग भी तेरे ही खौफ की वजह से खामोश हैं। तुझसे मैं निमट लूंगा। मैंने डपट कर दाढ़ी वाले से कहा, तुमने सुना नहीं, इस हरामजादे को उठाकर गाड़ी में डालो। उसने नफरत से मेरी तरफ देखा, फिर महरम खान को उठाकर जीप की तरफ बढ़ा। मैंने बाबा साईं की लैंड क्रूजर की तरफ इशारा किया। कहा, जीप में नहीं, इस गाड़ी में डालो। फिर मैंने आहिस्तगी के साथ कहा, बाबा साईं, मैं महरम खान और इसके दाढ़ी वाले साथी को अपने साथ पोल्ट्री फार्म पर ले जा रहा हूँ। इनके पास से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं कि पूछगिछ जरूरी है। आप इसके साथियों को समझा दें कि महरम खान और उसका ये साथी इधर आया ही नहीं। बाबा साईं बोले, तो क्या? मैंने कहा, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन दोनों को ठिकाने लगा दूंगा और इनकी लाशें जंगल में फेंकवा दूंगा। बाबा साईं ने आहिस्ता से कहा, ले जाओ बाबा, इन लोगों में से कोई जबान नहीं खोलेगा। जिसकी तरफ से जबान खोलने का खतरा था उसे तो तुम साथ ले जा रहे हो। फिर वो चौंक कर बोले, मुझे आज शाम गोठ जाना है, मुझे वहां कई दिन लग जाएंगे। मैंने कहा, तो फिर ये लैंड क्रूजर आप ले जाएं। वो बोले, गाड़ी तो मेरे पास दूसरी भी है, जरूरत पड़े तो इमरान ऑटो से कोई गाड़ी और ले लेना, मैं उन्हें अभी फोन कर देता हूँ। मैंने कहा, मजीद गाड़ी की ऐसी जरूरत तो नहीं है, मगर पड़ भी सकती है। वो बोले, ठीक है, फिर मैं शोरूम वालों को फोन कर दूंगा कि मेरे आदमी जिस वक्त भी आएंगे और जो गाड़ी भी मांगेंगे उन्हें दे दो। वो शायद इमरान ऑटोज के मुस्तकिल गाहक थे और हर साल गाड़ी बदलने के आदी थे। मैंने कहा, अच्छा बाबा साईं, मुझे इजाजत दें, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। मुझे अचानक पीटर का ख्याल आ गया। बाबा साईं ने मुझे गले लगाते हुए कहा, ठीक है, फिर 2-3 दिन के बाद मुलाकात होगी। दाढ़ी वाले ने महरम खान को इस दौरान में गाड़ी में डाल दिया था और खुद बाहर खड़ा था। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, इसे एक तरफ खिसका कर तुम भी गाड़ी में बैठो, बल्कि इसे उठाकर बैठा दो। उसने महरम खान को उठाकर बिठाया और खुद भी बैठना चाह रहा था कि मैंने उसे रोक लिया। मैंने तैमूर को इशारा किया कि इसकी भी तलाशी लो। तैमूर ने माहिराना अंदाज में दाढ़ी वाले की तलाशी ली और जेब से .45 का भारी रिवॉल्वर और उसी किस्म के 2 खंजर बरामद कर लिए जैसे महरम खान की जेबों से बरामद हुए थे। मैंने वो दोनों खंजर भी अपनी तहवील में ले लिए। मेरी इस कार्रवाई के बाद दाढ़ी वाले के चेहरे पर मायूसी फैल गई। तैमूर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, उसके साथ ही ग्लोरिया और शाजिया भी बैठ गईं। मैंने कहा, मुझे कोई कपड़ा दो ताकि मैं इनकी आंखों पर पट्टी बांध सकूं, वरना लांठी कुरंगी का इलाका तो इन लोगों का देखा भाला होगा। हमारे पास से छूटते ही ये दोबारा अपने साथियों को लेकर धावा बोल देंगे। मैंने उन लोगों को मिसगाइड करने के लिए बिल्कुल ही उलट समत का नाम लिया। तैमूर ने कहा, कैदाबाद पर पुलिस की 2-3 मोबाइल्स हर वक्त मौजूद रहती हैं, तुम इन्हें नॉकआउट क्यों नहीं करते? तैमूर की बात माकूल थी। मैंने बारी बारी उन दोनों की कनपटियां सहला दी। वो दोनों गैर फितरी तौर पर सीट पर ढलक गए। मैंने उन्हें सीधा करके बिठा दिया ताकि बाहर से देखने वाले किसी किस्म के शुबे में मुब्तला ना हो। गवर्नर से मुलाकात होने के बावजूद मैं मोहतात था और अपने अक़ब पर नजर रखे हुए था, मगर मुझे कोई ऐसी मुश्तबा गाड़ी दिखाई न थी जिस पर मुझे अपने ताक़ुब का शुबा होता। फिर हम तेज रफ्तारी से सफर करते हुए तकरीबन आधे घंटे में अपने ठिकाने पर पहुंच गए। इसी दौरान में हम भी खामोश रहे थे और अपने अपने तौर पर सोच विचार करते रहे, मगर न जाने क्यों शाजिया को देखकर एहसास हो रहा था कि खाली उस ज़हनी के आलम में खिड़की से बाहर देख रही है। शायद ग्लोरिया की वजह से वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई थी। वो खूबसूरती में ग्लोरिया से किसी भी तरह कम नहीं थी, पुरएतमाद भी थी, मगर ग्लोरिया की शख्सियत में खूबसूरती के साथ साथ एक वक़ार भी था। इसकी वजह यह थी कि ग्लोरिया एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी माफिया में खासी अहम पोस्ट पर रही थी। दुनिया के हर मुल्क में उसके मातहत फैले हुए थे। उसके लहजे में फितरी तौर पर एक तहक्कुम पैदा हो गया था। मैं अपने ख्यालात से उस वक्त चौंका जब तैमूर ने पोल्ट्री फार्म के मेन गेट पर गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया। फौरन ही मेन गेट खुल गया। अब वो वाकई एक ऐसा पोल्ट्री फार्म नजर आ रहा था जहां बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग होती हो। दाईं समत में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था जहां पोल्ट्री फार्म के मैनेजर और दीगर स्टाफ के बैठने के लिए कमरे थे। बाईं जानिब इंतहाई सिरे पर नासिर ने अपने लिए अकामती कमरे बनवाए थे। तैमूर गाड़ी उसी समत लेता चला गया। गाड़ी रुकते ही नजीर बरामदे में निकल आया। उसे देखते ही मैंने पीटर के बारे में पूछा। कहा, हमारे मेहमान का क्या हाल है? नजीर ने मुस्कुराकर कहा, मेहमान खैरियत से है, मगर अब तक शायद आपको 1 लाख गालियां दे चुका है। मैंने कहा, अच्छा, कुछ लोगों को बुलाओ, ये 2 मेहमान और हैं।
पहले जरा इनकी खबर करनी है, मगर इन्हें पीटर के साथ मत रखना। नजीर ने हंसकर कहा, यहाँ सिर्फ 5 बेडरूम्स हैं। अगर आप इसी रफ्तार से मेहमानों को लाते रहे तो हमें मुर्गियों के डरबों में सोना पड़ेगा। मैंने सफाक लहजे में कहा, इनकी फिक्र मत करो, इन्हें तो मैं आज ही रात में किसी वक्त रवाना कर दूंगा। महरम खान और उसके साथी को एक ऐसे कमरे में पहुंचा दिया गया जहां फर्नीचर के नाम पर एक स्टूल भी नहीं था। फर्श पर कारपेट था, न कोई और चीज थी। बस उन्हें एक अय्याशी मयस्सर थी कि वो कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से एयर कंडीशन था। मैंने तैमूर से कहा, इनके हाथ पैर मजबूती से बांध दो और इन्हें होश में लाने की कोशिश करो। बल्कि मेरा ख्याल है कि महरम खान अब होश में आने ही वाला है। तैमूर और नजीर ने मिलकर उन दोनों को अच्छी तरह से जकड़ लिया। मैं इस दौरान में ग्लोरिया के साथ अपने कमरे में चला गया। शाजिया बगैर कहे हमारे लिए कॉफी बनाने चली गई। ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई ना कोई शाजिया या कांता मिल ही जाती है। मैं तो मगरबी माशरे में पली बड़ी हूँ। मेरे नजदीक मर्दों से दोस्ती और दीगर मामलात आम सी बात है, मगर ये तो मशरकी लड़कियां हैं और नाम नेहाद कुंवारियां भी हैं। कैसी बेशरम लड़की है कि खुलेआम अपने भाई के सामने तुमसे मोहब्बत जताती है। ये बात अगर मैं करती तो इतनी मायूब ना होती। मैंने मसनूई गुस्से से कहा, तुम करके तो देखो। ग्लोरिया के लहजे में अचानक उदासी आ गई। बोली, कितनी दफा कर तो चुकी हूँ। क्या तुमने? उसे खामोश होना पड़ा क्योंकि उसी वक्त शाजिया कॉफी लेकर आ गई। कॉफी पीने के दौरान में ग्लोरिया ने कहा, मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। उसके चेहरे पर शोख मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा, क्या अपनी टोपी से खरगोश बरामद करोगी या शाजिया को बिल्ली बना दोगी? अभी वो कोई जवाब देने ही वाली थी कि तैमूर कमरे में आ गया और गहरे गहरे सांस लेता हुआ बोला, ओहो, यहाँ कॉफी का दौर चल रहा है। जाओ, तुम्हारे दोनों मेहमानों को होश आ गया है। अब तुम उनकी गालियां सुनो जब तक मैं एक कप कॉफी पी लूं। मैंने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी। मेरे साथ ग्लोरिया भी खड़ी हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं एक नजर पीटर को देख लूं, फिर उन दोनों की खबर भी लूंगा। पीटर जिस कमरे में था उसमें जरूरत का हर सामान मौजूद था। बस नजीर ने उसके हाथ पांव बांध रखे थे। मुझे देखते ही वो चीख कर बोला, यू बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने एक मौजूद अमेरिकन शहरी के साथ ये सलूक किया? मेरे सिफारत खाने को अब तक इस बात का इल्म हो गया होगा और वो तुम्हारे पूरे मुल्क की ऐसी तैसी कर देंगे। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और बोला, अपनी गंदी जबान बंद कर मौजूद शहरी। मुझे सिर्फ ये बताओ, रॉ वालों से तुम्हारे क्या गठजोड़ जोड़ हैं और यहाँ किन लोगों से तुम्हारा राब्ता है? उसने हैरत से कहा, रॉ? तुम किस रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो? मेरा तो यहाँ कोई बिजनेस भी नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी ये सारी मासूमियत मैं एक लम्हे में निकाल दूंगा। मैं तुम्हें मजीद 2 घंटे दे रहा हूँ। इस दौरान में अच्छी तरह सोच लो। जबान नहीं खोलोगे तो तुम्हारी लाश टुकड़ों में यहाँ से वापस जाएगी। ये कहकर मैंने दरवाजा लॉक कर दिया और महरम खान के कमरे की तरफ बढ़ गया। महरम खान और उसका साथी फर्श पर बंधे पड़े थे। वो दोनों होश में थे और मुझे खौफनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे। मैंने जेब से वो खंजर निकाला जो महरम खान के पास से बरामद हुआ था और सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे पास ये खंजर कहाँ से आया है? उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये मुझे एक दोस्त ने तोहफे के तौर पर दिया था। मैंने दाढ़ी वाले से पूछा, यही तोहफा तुम्हें भी मिला था? उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया, बस थूक निकल कर रह गया। मैंने महरम खान से पूछा, अब उस दोस्त का नाम बताओ। महरम खान ने फैसला कुन लहजे में कहा, उसका नाम तो मैं मरकर भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भी 2 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। इस दौरान में अच्छी तरह सोच लो। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। ग्लोरिया हंसकर बोली, ये तुम हर आदमी को 2 घंटे का वक्त क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, मुझे अभी बाबा साईं के बंगले पर जाना है। मेरा ब्रीफकेस वहीं रह गया है। उसमें मौजूद रकम की तो मुझे फिक्र नहीं है, मगर उसमें जो दवाएं हैं वो बहुत नायाब हैं और उनकी यहाँ जरूरत पड़ सकती है। मैं जाकर अभी ले आता हूँ। ग्लोरिया ने कहा, मैं भी साथ चलूं? मैंने कहा, नहीं, तुम यहीं रहो और कैदियों की निगरानी करो। यूं भी बाहर अब मेरे लिए कम से कम अपने लोगों से तो कोई खतरा नहीं रहा। ये कहकर मैं लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा, तुम तैमूर वगैरह को बता देना कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। मैं दोबारा बाबा साईं के बंगले पर पहुंचा तो मैंने जल्दी के ख्याल में गाड़ी बाहर ही पार्क कर दी। मैं ब्रीफकेस लेकर रुखसत होने लगा तो अली मुराद ने मुझे कुछ देर रुकने के लिए कहा, मगर मुझे कैदियों से पूछगिछ की जल्दी थी, इसलिए मैं उससे माजरत करके गाड़ी में आ बैठा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके मेन गेट पर आया तो अचानक मेरी गर्दन से एक सख्त चीज टकराई और कोई सख्त लहजे में बोला, दाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ चलें कामरान साहब। मैं बुरी तरह उछल गया। मैंने कहा, तुम गाड़ी में कैसे दाखिल हुए? वो बोला, इन गाड़ियों के लॉक खोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब खामोशी से चलते रहो। मैंने झुंझुलाकर कहा, मगर तुम हो कौन? उसने अदब से कहा, यह भी आपको ठिकाने पर चलकर मालूम हो जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर मुझे भी कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। मैं अपनी जल्दबाजी और बेपरवाही पर दिल ही दिल में खौलता हुआ उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। गाड़ी सखी हसन के वीरानों में सफर कर रही थी।
दोनों तरफ बुलंदोबाला टीले थे और उन टीलों पर मुझे कहीं कहीं राइफल बरदार भी नजर आ रहे थे। मैंने खुद से कहा, बुरे फंसे मियाँ कामरान, अब भुगतो। फिर एक मोड़ घूमते ही मेरे हमराही ने कहा, गाड़ी रोक दें। उसके साथ ही 7mm के 2 फायर हुए और वीराना उन फायरों से गूंज कर रह गया। सामने ही एक कतार में मुख्तलिफ खेमे और लकड़ी के ऐसे पोर्टेबल कैबिन नजर आ रहे थे जिन्हें बवक्ते जरूरत फौरी तौर पर कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता था। फौरन ही गाड़ी रोककर मशीन गन्स से मुसल्ला 4 अफराद आ खड़े हुए। मेरे हमराही ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। वो गालिबन सही हसन के अकबे हिस्से में फैला हुआ पहाड़गंज का वसी और अरीज इलाका था। पहली नजर में वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सूबा सरहद के किसी पहाड़ी इलाके में हूँ। ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुसल्ला अफराद खड़े थे। वो शायद मुझे जताने के लिए सामने आए थे कि मैं हीरो बनने की कोशिश न करूं। जिस अंदाज में लाने वाले ने बात की थी उसे मैंने जरा भी अहमियत नहीं दी थी। मेरा ख्याल था कि अब मौका मिलते ही मैं इससे छुटकारा हासिल कर लूंगा, मगर वो कमबख्त बला का ज़हीन और मुस्तैद शख्स था। उसने मुझे एक लम्हे का भी मौका नहीं दिया और इसी खुशफहमी ने मुझे इन खतरनाक लोगों में फंसा दिया। मुझे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं ब्रीफकेस तो फिर किसी भी वक्त बाबा साईं के बंगले से ले जा सकता था। ब्रीफकेस लाने का तो सिर्फ बहाना था। मैं बाबा साईं की तरफ से फिक्रमंद था। असल में तो मैं ये भी मालूम करने आया था कि बाबा साईं के साथ कितने गार्ड्स गोट गए हैं। मजीद हिमाकत ये थी कि तैमूर या ग्लोरिया में से किसी को साथ भी नहीं लिया था। असल में गवर्नर साहब से मुलाकात के बाद मैं खुद को कम से कम अपने मुल्क में तो आज़ाद और मुअज़्ज़ज़ शहरी समझने लगा था। उस वक्त सबसे बड़ी उलझन ये थी कि ये लोग आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। वो इलाका ऐसा था कि उसके इर्द गिर्द ऊंची नीची चट्टानें थीं, दरमियान में प्याला नुमा कुछ हमवार जगह थी। वहाँ मुतअद्दिद खैमे लगे हुए थे। एक खैमा कदरे बड़ा था। उनके सामने करख्त चेहरों वाले 2 मुसल्ला नौजवान मौजूद थे। मेरे वहाँ पहुँचते ही न जाने किस समत से मजीद 3 मुसल्ला अफराद नमूदार हुए और उन्होंने मुझे अपनी गन्नों की इज्जत में ले लिया। मुझे वहां तक लाने वाला फौरन ही उस बड़े खैमे में दाखिल हो गया था जिसके सामने मुसल्ला नौजवान खड़े थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इस मुल्क का क्या हशर होने वाला है जहां कदम कदम पर दहशत पसंद तंजीमें मौजूद हैं। वो सब लोग अपने अंदाज और हरकत से तरबियत याफ्ता कमांडोज लग रहे थे। उनके लिबास भी कमांडोज ही की तरह थे। वो लोग सब्ज रंग के ऐसे प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस थे जैसे आमतौर पर पाकिस्तानी कमांडोज इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें दरख्तों और झाड़ियों में कैमोफ्लाज होने में मदद मिले। वो सब कसरती जिस्मों के चाको चौबंद जवान थे। कुछ के हाथ में क्लैशनकोफ के अलावा 7mm और G3 की मोहलक राइफलें भी थीं। उनमें से किसी ने मुझसे एक लफ्ज भी न कहा, बस करख्त चेहरों से मुझे घूर रहे थे। मैंने उनकी मुसलसल खामोशी से झुंझुला कर पूछा, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? मगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया। अचानक बड़े खेमे के दरवाजे पर मुझे मजबूत जिस्म, दराज कद और सफाक चेहरे का एक शख्स दिखाई दिया। उसके चेहरे पर मर्दाना वजाहत थी और आंखों में बला की चमक। मुझे देखकर उसके करख्त और सफाक चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसकी शख्सियत ही तब्दील होकर रह गई। उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, वेलकम मिस्टर कामरान, वेलकम। उसने अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ा दिया। उसे देखकर वहां खड़े हुए मुसल्ला नौजवान अचानक मुअद्दब नजर आने लगे और उनकी गन्नों का रुख जमीन की तरफ हो गया। मैंने आगे बढ़कर मुसाफा किया तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी गिरफ्त न सिर्फ इंतहाई सख्त थी बल्कि उसमें गर्मजोशी भी थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने दोस्ताना लहजे में कहा, तुम्हें इस तरह यहाँ बुलवाने के लिए माजरत चाहता हूँ। आओ बाकी बातें इत्मीनान से बैठ कर करेंगे। उसने हंसते हुए कहा तो उसके सफ़ेद और हमवार दांतों की झलक दिखाई थी। उससे अंदाजा हो रहा था कि वो शख्स सिगरेट वगैरह पीने का आदी नहीं है। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मुझे गन पॉइंट पर यहाँ लाकर इत्मीनान से बात करना चाहते हो? ये तो तुम्हारे आदमी की किस्मत अच्छी थी कि ये मेरे हाथों से बच गया, वरना तुम मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं इस किस्म के लोगों से कैसे पेश आता हूँ। उसने हंस कर कहा, कम ऑन, अब गुस्सा थूक दो और इत्मीनान से बैठ कर बात करो। उसने मेरा हाथ पकड़कर बेतकल्लुफी से खैमे की तरफ खींचने की कोशिश की मगर वो मुझे अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला सका। मैंने सर्द लहजे में कहा, इत्मीनान से और दोस्ताना माहौल में बात उस वक्त होती है जब मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं दुश्मनों में नहीं दोस्तों के दरमियान हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, जैसा तुम्हारे मुतल्लिक सुना था वैसा ही पाया। मैं जानता हूँ कि तुम आसानी से किसी पर भी एतबार नहीं करते। मैं ये भी जानता हूँ कामरान कि तुम बदतरीन हालत में भी नर्वस नहीं होते। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मतलब की बात करो। बदतरीन हालात ज्यादा से ज्यादा यही होंगे कि तुम्हारे आदमी मुझे गोलियों से छलनी कर दें, तो ये मेरे लिए कोई नई या अनोखी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी मौत इसी अंदाज में वाक़ होगी, इसलिए मैंने इस मौजू पर सोचना ही छोड़ दिया। वो भी संजीदा हो गया, बोला, अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो क्या अब तक तुम जिंदा होते? मेरा आदमी तुम्हें यहाँ लाने की जहमत ही क्यों करता? वो रास्ते में ही तुम्हारी खोपड़ी में एक गोली उतार देता। मुझे अब भी इस बात का यकीन नहीं आया था कि वाकई वो मेरा दोस्त है।
मुमकिन है वो मुझसे कुछ उगलवाना चाहता हूँ। खैर, अब तो मैं यहाँ अपनी हिमाकत और बेपरवाही की वजह से आ ही गया था। उसकी बात सुनने में कोई हर्ज भी नहीं था। मैंने चंद लम्हे उसकी बातों पर गौर किया, फिर उसके खेमे की तरफ बढ़ गया।